हेलो साथियों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें यूरोपियों का भारत में आगमन, डच कंपनी आएगी इसमें। इससे पहले वाली वीडियो हम जिक्र कर चुके हैं पुर्तगालियों के बारे में, जिसमें पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे जैसे वास्को डी गामा, और उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुनहा इत्यादि। ये जो वायसराय बनकर आए थे इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे पुर्तगालियों का भी पतन हो गया, क्यों जो भी कंपनी है उसका धीरे धीरे पतन तो हो ही जाता है। और फिर उसके बाद में देखा जाए तो हम डचों के बारे में बात करेंगे। डचों की अगर बात करें तो डच लोग जो थे वो हाईलैंड के निवासी थे। तो सबसे पहले हम डचों के बारे में बात करेंगे। देखिए, डच। तो डचों की अगर बात करें तो डच जो थे वो हाईलैंड के निवासी थे। इसको नीदरलैंड भी कह सकते हैं, नीदरलैंड या हाईलैंड के निवासी थे। हाईलैंड के निवासी इन्होंने, इनकी अगर बात करें तो उन्होंने 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में 1602 में डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी के नाम से भी है, डच कंपनी की स्थापना की। डच कंपनी की स्थापना की और फिर धीरे धीरे इन्होंने 1603 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। फिर उसके बाद में इन्होंने किलों का भी निर्माण किया। 1610 की अगर बात करें तो 1610 में एक किला था चिनसुरा में। चिनसुरा में किले की स्थापना की। और उसके बाद में 1653 में इन्होंने पुलिकट नामक स्थान था। तो पुलिकट नामक स्थान पर इन्होंने पुलिकट नामक स्थान पर किले का निर्माण करवाया। ये किला जो था यहाँ पर गैलरिया का किला था। अगर इस किले की बात करें तो यहाँ पर गैलरिया का किला था। गैलरिया के किले की बात करें तो 1610 में, सो यहाँ पर जो है 1610 और यहाँ पे 1653 रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने किले की स्थापना की। और यहाँ जो पुलिकट है इसी में ही डचों ने अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने अपना मुख्यालय बनाया। जिस तरीके से पुर्तगाली लोग भी अपना मुख्यालय बनाते थे, जिसे राजधानी कहा जाता है, और इसी तरीके से डचों ने भी अपना मुख्यालय पुलिकट में बनाया, जहां पर इन्होंने किलों का निर्माण कराया। यहाँ इसमें जो किला इन्होंने बनवाया उसका नाम है गुस्तावुस फोर्ट। इसका निर्माण कराया।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुर्तगालियों ने जिस तरीके से मसालों का व्यापार किया था, पुर्तगालियों ने जिस तरीके से मसालों का व्यापार किया था, उसी प्रकार डचों ने क्या किया? डचों ने मसालों के स्थान पर सूती वस्त्रों का निर्यात प्रारंभ किया। यानी जिस तरीके से पुर्तगालियों ने मसालों में काली मिर्च और काली मिर्च के अलावा बारूद का भी व्यापार करना शुरू किया था, उसी तरीके से डचों ने क्या किया? मसालों के स्थान पर सूती वस्त्रों को ज्यादा महत्व दिया। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है ब्रिटिश भी आने लगे। ये देखा जाए तो ब्रिटिश और डचों के मध्य में एक युद्ध भी हुआ था, जिसको हम बेदरा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? बेदरा युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो है 1779 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेदरा का युद्ध। बेदरा बेदरा का युद्ध 1779 में। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? इधर थे डच और ब्रिटिश। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि ये डच जो थे ये बुरी तरह पराजित हुए। बुरी तरह पराजित हुए। इस तरीके से डचों का भी जो है धीरे धीरे पतन हो गया और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसके बाद में होगी। तो आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको अब हम नए सिरे से ही प्रारंभ करते हैं। इसको सबसे पहले रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे। डचों के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात हम लोग करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना की बात अगर करें तो इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। 1599 ईस्वी में। और उस समय जो ब्रिटिश की साम्राज्ञी थी महारानी एलिजाबेथ। तो ब्रिटिश
साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ इसका कार्यकाल जो था वो 1558 से 1603 ईस्वी तक था। 1558 से 1603 ईस्वी तक था। इसने क्या किया? इसने महारानी जो एलिजाबेथ थी, इसने क्या किया? इसने 15 वर्ष के लिए अधिकार दे दिया। 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ये जो महारानी एलिजाबेथ थी, इसने क्या किया? इन्होंने 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए दक्षिणी पूर्वी देशों और भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इससे संबंधित कभी ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें सदस्य कितने थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें सदस्यों की बात अगर करें तो सदस्य जो थे टोटल इसके 26 सदस्य थे। 26 थे। तो 26 में एक सदस्य जो था वो निदेशक था, एक निदेशक था, और इसी में एक जो था वो उपनिदेशक था। उपनिदेशक। और बाकी जो 24 थे, 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। एक निदेशक और एक उपनिदेशक और 24 सदस्य थे। फिर उसके बाद में जो है महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती 1603 ईस्वी में। तो 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु होती है तो उसके बाद में एक दूसरा ब्रिटिश का राजा बनता है, ब्रिटिश का जो सम्राट बनता है। तो उसका नाम इसके बाद में कौन बनता है? जेम्स प्रथम। कौन बनेगा? जेम्स प्रथम बनेगा। तो हम लोग जो है जेम्स प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम की खास बात क्या है? ये जो है 1603 से 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। और इसका शासन जो है 1603 से 1625 ईस्वी तक चला। तो इसने किया क्या? इसने जो 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया था, तो इसी अधिकार को इसने अनिश्चित काल कर दिया। इसी को 1609 में इसने क्या किया? ये जो 1603 में ये बैठा गद्दी पर, और 1609 में व्यापार करने के अधिकार को, व्यापार करने के अधिकार को
व्यापार करने के अधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया। अनिश्चित काल के लिए कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो रानी एलिजाबेथ थी 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया को व्यापार करने का अधिकार दिया था, और जेम्स प्रथम ने 1609 में व्यापार करने के लिए अनिश्चित काल कर मतलब जो है अनिश्चित काल के लिए इसने व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और इसने अपना राजदूत भी भेजा था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। आगे देखते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत किसे बनाया, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को बनाया। कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाया और इसने क्या किया, इसने अकबर को पत्र, मतलब अकबर के नाम जो पत्र लिखा था, तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा मुगल दरबार में। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु हो गई थी और मुगल साम्राज्य जो मतलब मुगल बादशाह था अकबर, उसकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका बेटा जो था जहांगीर, वो शासक बन गया था। तब जब कैप्टन हॉकिंस जब वहां गया तो पत्र जो लेकर गया था वो तो अकबर के नाम को था, लेकिन वहां कौन मिला, वहां आगरा दरबार में जहांगीर मिला। तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को देखा तो उससे बातचीत की, और कैप्टन हॉकिंस को तुर्की भी बहुत अच्छी से आती थी, फारसी भी बहुत अच्छी आती थी। तो इस तरीके से जहांगीर भी तुर्की भाषा में बहुत बड़े अच्छी प्रकार से बात करता था। उसको जब तुर्की भाषा में बातचीत उसने के साथ की तो जहांगीर बहुत खुश हुआ, और जब जहांगीर बहुत खुश हुआ तो खुश होकर के कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां की उपाधि दी कैप्टन हॉकिंस को, और इंग्लिश खां की उपाधि और फिरंगी खां की भी उपाधि दी, और 400 का मनसब प्रदान किया। इतना जहांगीर इससे खुश हो गया था। तो कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम पत्र को लेकर जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा। अब बात करें कैप्टन हॉकिंस को, तो कैप्टन हॉकिंस को कौन कौन सी भाषा आती थी, तुर्की तथा फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी, बहुत अच्छे से आती थी। तो जहांगीर ने जब इसके साथ बात की
तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश का, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि किसने दी, तो यहाँ पर जहांगीर सही आएगा। यहाँ पर इसका उत्तर क्या सही रहेगा, जहांगीर। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां तथा फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की। और इसने क्या किया, जहांगीर ने 400 मनसब कैप्टन हॉकिंस को प्रदान किया। इसने क्या किया, 400 मनसब प्रदान किया। इसके बाद में कैप्टन हॉकिंस के बाद में एक दूसरा राजदूत आएगा, टॉमस रो। तो हम सोच रहे हैं ज्यादा वीडियो लंबा ना रहे, शुरुआत से ही मैंने शुरू किया है। तो टॉमस रो के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।